हम सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए चंदा लेती हैं, लेकिन चंदा लेने की प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया कानूनी है, कौन सी गैर कानूनी है और किस प्रकार से कानूनी विधि को गैर कानूनी बताकर राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। सरकारों ने अपने हिसाब से जिस सिस्टम को चंदा लेने के लिए तैयार किया है, इस सिस्टम में किस तरह सरकार डंके की चोट पर धांधली कर रही है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2018 में चंदा लेने के नियमों में बदलाव कर दिया गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके हिसाब से राजनीतिक पार्टी चंदा ले सकती थी। इसीलिए इस विश्लेषण को हम पूरी तरीके से दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। एक ये कि 18 से पहले क्या कानून था, और दूसरा ये कि 18 के बाद उसमें जब सुधार किया गया तो उसके बाद कौन सा नया कानून बना। सबसे पहले जानिए कि कौन सी पार्टी चंदा ले सकती है। किसी भी पार्टी को डोनेशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, और ये क्राइटेरिया कहता है कि वैसी पार्टी जो 29A के तहत रजिस्टर्ड है और पिछले सबसे नजदीकी चुनाव में जिस पार्टी ने कम से कम 1% वोट लाया हो, वैसी पार्टियां पब्लिक से चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी को चलाने के नाम पर चंदा ले सकती हैं। 18 से पहले चंदा लेने में किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं थी। सिर्फ एक नियम था कि कोई भी पार्टी अगर किसी व्यक्ति से 20,000 से ऊपर का चंदा लेती है तो उस पार्टी को उस व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। यानी जितने भी व्यक्ति उस पार्टी को 20,000 से अधिक का चंदा देंगे, वो पार्टी उसका रिकॉर्ड रखेगी और मांगने पर वो रिकॉर्ड सबके सामने लाया जाएगा। इस नियम के मुताबिक 20,000 से कम चंदा देने वाले लोगों का कोई डिटेल पार्टी अपने पास नहीं रखती थी। अब इसमें धांधली कैसे होती थी, इस बात को समझिए। फिर हम लोग 18 वाले नए नियम पर आएंगे। 18 से पहले ये पार्टियां धांधली करने के लिए ऐसा कहती थी कि उन्हें जितना भी चंदा मिला है उसमें से अधिकतम चंदा उन्हें 20,000 से कम रकम में मिला है, ताकि उन्हें रिकॉर्ड दिखाना ना पड़े। हजारों करोड़ का चंदा लेकर ये राजनीतिक दल ये दिखा देते थे कि इसमें से अधिकतम चंदा 2,000 से कम में आया है, और इस हिसाब से पार्टियां बड़े बड़े कंपनियों और कॉरपोरेट हाउस के द्वारा दिया गया एक बड़ा अमाउंट छिपा लेते थे, और इस हिसाब से काले धन का सर्कुलेशन बड़े आसानी से चल रहा था। ये कंपनियां बड़े आसानी से बड़ी संख्या में काला धन पार्टियों को डोनेट करते थे और पैसों के दबाव के अंदर सरकार के निर्णय को प्रभावित भी करते थे, ताकि सरकार जो नियम कानून ला रही है वो उनके हक में हो। हालांकि इससे सरकार को या किसी भी राजनीतिक दल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। लेकिन 17-18 के बजट में स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने एक नया नियम लाया, और ये नियम था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसकी मदद से पार्टी कैसे चंदा लेती है, इसे समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक वैसा ही होता है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। जिस तरह से स्टाम्प पेपर का अलग अलग दाम होता है, उसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का भी दाम होता है। ये 1,000 के मल्टीपल में, 10,000 के मल्टीपल में, 1,00,000 के मल्टीपल में, 10,00,000 के मल्टीपल में और 1 करोड़ के मल्टीपल में आता है, और जितने के मल्टीपल में ये होता है वो उसका दाम होता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचती है, और हर राज्य का एक ऑथराइज्ड ब्रांच है जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जितने रुपया का होगा उतना रुपया आपको चेक के माध्यम से या फिर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से चुकाना होगा। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए आपको एक KYC फॉर्म जमा करना होगा। उस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये लिखा जाता है कि आप किस पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं। बॉन्ड भरकर देने के बाद उसका इस्तेमाल पार्टियां करती हैं और अपने स्टेट बैंक के ब्रांच में उस बॉन्ड का पैसा ट्रांसफर करवा लेती हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि बॉन्ड का पैसा आपको कैश नहीं देना है, और पार्टी जब बॉन्ड से अपना पैसा निकालती है तो वो उसे कैश में नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ SBI के किसी ब्रांच में ट्रांसफर हो सकता है। बॉन्ड खरीदने के बाद 15 दिन तक का समय होता है जिसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं चंदा देने के लिए, और बॉन्ड का पेमेंट होने के बाद पार्टी के पास 10 दिन का समय होता है ताकि वो उस पैसे को कैश में तबादला उसका करवा ले। इस बॉन्ड को खरीदने का समय भी फिक्स है। हर 3 महीने में शुरुआती महीने के 10 दिन तक ये बॉन्ड खरीदा जा सकता है, यानी कि जनवरी के 10 दिन, अप्रैल का 10 दिन, जुलाई का 10 दिन और ऐसे ही अक्टूबर का 10 दिन। अब खास बात यहाँ पर यह है कि बॉन्ड पर किसी का नाम भी लिखा हुआ नहीं होता है, सिवाय उस पार्टी का जिसको यह दान दिया जा रहा है। जिसने दान दिया है उसका नाम सिर्फ KYC फॉर्म पर लिखा होता है, जो सिर्फ बैंक के पास जमा रहता है। यानी बैंक के अलावा किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि किसने दान दिया है। इस रिकॉर्ड को इतना गोपनीय रखा गया है कि ये RTI से भी बाहर है, यानी आप RTI के मदद से भी ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। और यहीं से शुरू होता है खेल। RTI के बाहर होने की वजह से सबसे पहले तो ये कि ये भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। उसके बाद ये कि जो 18 से पहले किसी पर्दे के पीछे
रहकर चंदा लेने की परंपरा चली आ रही थी, उसको अब कानूनी करके चंदा लिया जा रहा है। इसके बाद यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से जो भी चंदा दिया जाता है वो किसी प्रकार के चार्ज से मुक्त होता है। इस नियम को ये कहकर लागू किया गया था कि इससे चंदा लेने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन अब खेल ऐसे होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से कोई भी नकली कंपनी भी अपना पैसा दान कर सकती है। इसके बाद गोपनीयता की वजह से पार्टी खुले में चंदा लेकर बता देती है कि उन्होंने बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है, और किसी परिस्थिति में फंसने से बचने के लिए दूसरा विकल्प यह है कि पार्टी ये कह सकती है कि उसे यह चंदा 2000 से कम के अमाउंट में मिला है, क्योंकि 2000 से कम चंदा लेने के वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। अब इस बार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बिहार चुनाव के दौरान 19 से 28 अक्टूबर के बीच 282.29 करोड़ का बॉन्ड बिका है, जिसमें 279 बॉन्ड 1 करोड़ का था, और इसमें भी 130 बॉन्ड सिर्फ मुंबई में बिका, 60 चेन्नई में बिका, 35 कोलकाता में, 20 हैदराबाद में, 17 भुवनेश्वर में और 11 न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में। 32 बॉन्ड 10 लाख वाला बिका, जिसमें 10 कोलकाता में बिका, 9 नई दिल्ली के ब्रांच में बिका, 8 पटना में बिका और 5 गांधीनगर में बिका। 9 बॉन्ड 1 लाख रुपए का बिका और 1 बॉन्ड जो था वो था 1000 रुपये का। मजेदार बात यह है कि बाकी बॉन्ड का पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन 1000 वाले बॉन्ड का पैसा कैश नहीं करवाया गया, जिसके बाद उसे प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में जमा करवा दिया गया। 18 में बॉन्ड का फॉर्मूला आया, और अगर 19 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। 19 में राजनीतिक दलों ने 6000 करोड़ का चंदा लिया, बीजेपी को 19 में 2410 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें 95% से ज्यादा इस स्कीम से बीजेपी को चंदा मिला। यानी जिस पार्टी ने इस स्कीम को लागू किया उसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। तो यह था पूरा मामला। कुल मिलाकर बात यही है कि पार्टी पहले भी चंदा ले रही थी, पार्टी अब भी चंदा ले रही है, लेकिन अब चंदा कानूनी तौर पर लिया जा रहा है, और उस कानून के आड़ में गैर कानूनी चंदा को छिपा लिया जा रहा है। हमारे देश में रह रहकर इस बात पर बवाल भी होता है, लेकिन अब तक कुछ ऐसा संतोषजनक निष्कर्ष नहीं निकला है। अब आने वाले समय में इसे लेकर क्या क्या बदलाव होता है, इसके लिए आप और हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।